नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज हम इसमें जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री, हाउ गवर्नमेंट डज इट, गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट करती है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले हम हिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इंडिया में किस तरीके से लाया गया और कब लाया गया। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन लेता हूँ। ये टाइमलाइन ब्रिटिश रूल से लेकर के आज के प्रेजेंट एनवायरनमेंट तक है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था 1990 का अर्लियर दौर। उस दौरान 24 जुलाई 1991 को एलपीजी पॉलिसी या मैं कहूँ रिफॉर्म्स लाए गए। इन रिफॉर्म्स के पीछे दो लोगों का हाथ था। एक है हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी, और उसके अलावा हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर के रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जहां पे हम इन्हें बोलते हैं एलपीजी मॉडल। इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहीं से इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी जब हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की 1947 से लेकर के 1991 तक, हम काम करते थे सोशलिज्म अप्रोच के ऊपर। उसके बाद से हम काम करने लगे कैपिटलिज्म अप्रोच के ऊपर। इकोनॉमीज़ में दो तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक है सोशलिज्म और एक है कैपिटलिज्म। इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर सबसे पहले हमें आगे की एक और हिस्ट्री के बारे में समझना होगा। अगर हम समझें कि क्या 1991 ही वो दौर था जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 1980s में जब इंदिरा गांधी जी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी, तब से ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की हल्के से शुरुआत कर दी थी। और यहाँ पे वो जो हल्के से शुरुआत थी वो ही धीरे धीरे 1991 में रिफॉर्म्स का रूप लेकर के ज़्यादा आगे निकल के आई। अब हम समझते हैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इकोनॉमीज़ को। अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज प्रदान करने का काम करती है। जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे लोगों को सर्विसेज देती है, जिसमें उनका मेन मोटिव सर्विस करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसके लिए भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई तरीके के अपने जो कंपनीज है वो ओपन करती है और उनके थ्रू सर्विसेज देती है। जैसे बीएसएनएल हो गया जो टेलीकॉम सर्विसेज देती है, इंडियन रेलवे हो गया जो कि रेलवे में सर्विसेज दे रही है। यहाँ पे इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देना होता है। हालांकि क्वालिटी कई हद तक गिर जाती है, बट फिर भी इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस देना होता है। ऐसे में सरकार का जो बर्डन है वो इनके ऊपर भी ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि उन्हें भी इन बिजनेस को संभालना होता है। वहीं जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तब पूरे देश में जितनी भी इन सर्विसेज है, जितना भी बिजनेस है, वो बड़े बड़े उद्योगपति या फिर बड़े ही नहीं बल्कि छोटे मोटे जितने भी उद्योगपति है उनके द्वारा चलाया जाता है। अब चूंकि ये उनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो इनका मेन मोटिव सर्विसेज देना नहीं, बल्कि मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि ये अपने कैपिटल लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, इसीलिए इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब इन दोनों में कौन सही है या कौन गलत, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सरकार किसकी चल रही है या आप क्या सोचते हैं। ये अलग अलग वक्त में अलग अलग चलता है, क्योंकि जब भारत इंडिपेंडेंस के करीब था, यानी कि जब आज़ाद हुआ था और उस समय का दौर चल रहा था, उस समय कैपिटलिज्म की जो अवधारणा है वो गलत होती भारत के लिए। क्यों गलत होती? क्योंकि उस समय हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी थी, लोग इतने जागरूक नहीं थे, लोगों के पास इतना सब कुछ था नहीं, तो इसीलिए सोशलिज्म की अप्रोच अपनाई गई ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी सर्विसेज दी जा सके। अगर उसी समय कैपिटलिज्म की अप्रोच अपना दी जाती तो हो सकता था कि हमारे लिए सर्विसेज बहुत महंगी होती। बट आज के ज़माने में जब हमने देखा है कि रूस और चाइना भी कैपिटलिज्म की अप्रोच को लागू कर चुके हैं, और दुनिया में आगे केवल तभी बढ़ा जा सकता है जब हम कैपिटलिज्म की अप्रोच को अपनाएं। इसीलिए आज के ज़माने में कैपिटलिज्म की अप्रोच अपनाना जरूरी है। इसी अप्रोच को अपनाने के लिए भारत सरकार ने जो पुराने समय में अपने अंडरटेकिंग्स, जिन्हें हम बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं PSU। उन PSUs को जब इन प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच दिया जाता है या उन प्राइवेट एंटिटीज़ को हैंडओवर कर दिया जाता है, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और इस सेलिंग प्रोसीजर को कहते हैं
डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जब पीएसयू को सेल किया जाता है, पीएसयू को किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाता है, उसे उसका पैसा जब रिसीव किया जाता है तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। और ये कंप्लीट प्रोसीजर, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, यानी सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर जाना कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। नाउ इस कॉन्सेप्ट और डिसइन्वेस्टमेंट को हमने समझा। अब हम समझते हैं कि सरकार ऐसा करती क्यों है, क्योंकि सरकार के ऐसा क्या इरादे हैं या क्या ऐसी मजबूरी है कि सरकार को करना होता है। पहला तो हमने देखा कि इकोनॉमिक थोड़े से बूस्ट होती है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, इसीलिए एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होती है। बट सरकार केवल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ही नहीं, बल्कि उसके पीछे भी 2-4 रीज़न और है। तो सबसे पहले एक और रीज़न हम समझते हैं। इसका मेन रीज़न है कि जब सरकार बजट लाती है तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक है रिसिप्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर। जब सरकार दोनों और एक रिसिप्ट होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर। अब सरकार चूँकि सर्विस प्रोवाइडर है एक तरीके से, और सरकार हर बार लॉस में रहती है, यानी कि सरकार की रिसिप्ट जो है उसके एक्सपेंडिचर से कम रहती है। अब इस कमी को इकोनॉमिक की भाषा में बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। इसी फिजिकल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इस फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है बाहर से या इंटरनली लोन ले लेना, सरकार इसीलिए बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करती है। बट उसके अलावा भी एक और तरीका है, और वो है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार के पास जितने भी उसके कंपनीज है वो उन कंपनीज को बेचती है धीरे धीरे और उनसे पैसा रिसीव करती है, और ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, और इससे वो फिजिकल डेफिसिट की पूर्ति करती है। अब समझते हैं कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है जो कहा जा रहा है वो क्या इतना ईजी है कि सरकार जब मन चाहे तब किसी भी कंपनी को उठाया और बेच दिया, या इसको करने का कोई प्रोसीजर डिसाइड किया गया था, और ये किस तरीके से किया जाता है उसे समझने के लिए हम वापस से एक टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन में 1991 में उस समय जो रिफॉर्म्स है वो लाए गए उसके बाद उन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हुआ और अगस्त 1996 को कमेटी बनाई गई जिसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। इस कमीशन के चेयरमैन थे GV रामकृष्णा, और इन्हीं कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई उनके आधार पे आगे की चीज़ें लागू की गई। दिसंबर 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया। इसी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का काम होता है जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट का देखना और उनको रेगुलेट करना। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को बनाने के बाद 2001 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत लाया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट में एक मिनिस्टर होगा और वहाँ पे उस डिपार्टमेंट को रखा जाएगा। 2004 में इस मिनिस्ट्री को कैंसिल करके डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मर्ज कर दिया गया, यानी अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को देखेगी। 2016 में मोदी सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को नाम चेंज करके DIPM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया। यहाँ से ही अब तक का हमने देखा कि ये किस तरीके से अब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक आधार पे डिसीजन लेती है कि हमें किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट देखें कि किसको किस तरीके से हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो 3 तरीके हमारे पास निकल के आते हैं, 3 टाइप निकल के आते हैं। फर्स्ट है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट और थर्ड नंबर पर है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले माइनर डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास मिनिमम 51% पावर रखती है, 51% वोटिंग से रखती है, ताकि गवर्नमेंट उस एंटिटी को कंट्रोल कर सके। ऐसा गवर्नमेंट केवल कुछ एक सेक्टर में रखती है करंटली, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हुआ जिसमें अपना BSNL वगैरह हो गया, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जिसमें हमारा SBI और कई सारे बैंक हो गए। तो इस तरीके के जो स्ट्रेटेजिक पावर वाले होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि उसे कुछ अपना हिस्सा रखना चाहिए, वहाँ पे वो अपना 51% रखती है मिनिमम। लेकिन अगर उसे लगता है कि हमें इसका और थोड़ा हिस्सा बेच देना चाहिए, यानी कि मेजर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेजर स्टेक्स जो है वो सेल कर देती है और केवल कुछ एक माइनर स्टेक्स ही अपने पास रखती है, ताकि उसका थोड़ा बहुत नियंत्रण रह सके, वो देख सके कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट उस एंटिटी को कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर देती है, कंप्लीट प्राइवेट हाथों में दे देती है। जैसे एयर इंडिया को भी प्राइवेट करने की बातें चल रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना कंप्लीट कंट्रोल प्राइवेट एंटिटी को दे देती है। इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब समझते हैं
कि डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला आता है बजटरी नीड्स, जिसे हमने समझा था कि जब एक्सपेंडिचर्स रिसिप्ट से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब उसे फाइनेंस करने के लिए हम डिसइन्वेस्टमेंट को काम लेते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंड अपग्रेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएसयू। क्योंकि पीएसयू अगर गवर्नमेंट के हाथों में रहेंगे तो हो सकता है कि वो इतना ग्रोथ ना कर सके, क्योंकि उनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। इसीलिए इन्हें दिया जाता है प्राइवेट एंटिटीज़ के हाथों में। वहाँ पे गवर्नमेंट के ये जो पीएसयूज है ये थोड़ा बहुत ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि ये अब प्राइवेट हाथों में आते हैं और इसीलिए उनका मेन मोटिव प्रॉफिट है और प्रॉफिट के लिए उन्हें अपने आप को अपग्रेड, एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जैसे ही ये प्राइवेट एंटिटीज़ के हाथों में आते हैं उसी तरीके से बाकी जो प्लेयर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगता है, जिससे कि कंज्यूमर्स को और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड होने लगती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी कमर्शियल लाइबिलिटीज़ या रिस्क को ख़त्म करना चाहती है। एक तरफ गवर्नमेंट जहां फोकस करना चाहती है कि मेरा रिस्क केवल और केवल इन लोगों के प्रति रहे, अगर वो बिजनेस भी चलाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बिजनेस रिस्क भी आ जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर एक अलग से बर्डन आता है उन बिजनेस के अंदर होने वाले लॉस के लिए। जैसे बीएसएनएल का कई बहुत बड़ा लॉस होता है, एसबीआई भी कई बार लॉस मेकिंग हो जाती है। तो ऐसे में जो बहुत ज़्यादा लॉस, ह्यूज लॉस जब निकलते हैं तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालने लग जाते हैं। इन लॉस से छुटकारा लेने के लिए इन्हें ये प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच देते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेट करना, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहती है रेगुलेशंस पे, ना कि इन एंटिटीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा मेन पावर या उनकी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री इन चीज़ों को संभालने में लग जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे रेगुलेशंस पे। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये किस तरीके से यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।